गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं वो है मनी एंड मनी सप्लाई। मनी, बचपन से हम जानते आए हैं पैसा। आज पूरी दुनिया पैसे के लिए परेशान है। पैसा सब लोग कमाने में लगे हुए हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। बट क्वेश्चन इज मनी क्या है, मनी है क्या? कई लोग का ये मानना है कि जो करेंसी नोट होते हैं 500 1000 के नोट वो मनी है। मेरा ऐसा मानना है। अब आप सोचेंगे सर कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना नहीं। अब अगर हम ये मान भी लें कि जो 500 के नोट हैं वो मनी हैं, वही मनी है, करेंसी नोट्स आर मनी, लेकिन कब तक? आपने देखा होगा जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, 500 और 1000 के नोट मार्केट में बंद हो गए थे, उसका ट्रांजेक्शन बंद हो गया था, तो क्या वैल्यू रह गई थी उस 500 1000 की? हो सकता है शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनके घरों में आज भी किसी कोने में 500 या 1000 के एक आध नोट पड़े होंगे। तो जरा सा उसको आप लेके किसी दुकान पे जाइए और फिर देखिए क्या वो मनी की तरह काम कर रहा है क्या? शायद नहीं। मनी वो है जो मनी जैसा काम करे। मनी इज व्हाट मनी डज अकॉर्डिंग टू वॉलकर। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा जैसा कार्य करे। अगर हम कहें कि मैं आपको अगर एक लोहे का सिक्का दूं और मैं कहूं कि इसको दुकान पे लेके चले जाओ, इससे आपको 5000 वैल्यू का सामान मिल जाएगा मार्केट से, तो आपके लिए वो लोहे का जो सिक्का है वही क्या है? मनी है ना। तो मनी इज व्हाट मनी डज अकॉर्डिंग टू वॉलकर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है मनी, मनी आया है, मुद्रा आई है। सो मनी के आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स, लोगों की जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब जब जरूरतें बढ़ने लगी तो सामान बढ़ने लगे। सामान बढ़ने लगे तो उनको खरीदने के लिए एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा कह सकते हैं कि आप यूनिट डेवलप करना था, एक ऐसी चीज डेवलप करनी थी जो इस खरीदने बेचने के काम को आसान कर सके, जिसको रखना आसान हो, जिसको ले जाना आसान हो, जिसको सभी लोग स्वीकार कर सकें, सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे हर देशों के, उन्होंने ये कहा कि मनी को लाया जाए। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की उसको हम करेंसी हैं, करेंसीज होती हैं, वही मनी है हमारे यहाँ। सो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे चलें तो हम देखें मनी से पहले, मनी के आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मैं कहूंगा कि जो बार्टर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे। बार्टर सिस्टम आज से बहुत साल पहले चलता था, जहां पे सामान के बदले सामान का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जिसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ा था। तो सीसी इकोनॉमी जो था वो कमोडिटी टू कमोडिटी, सामान के बदले सामान का खरीदना और बेचना, ये बार्टर सिस्टम था। लेकिन बार्टर सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लिमिटेशंस से भरा हुआ था, जिसकी वजह से जो दुनिया के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने देखा कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से सही तरीके से चल सके, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मनी को लेके आए। तो अगर हम, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि जो बार्टर सिस्टम के जाने का कारण था वही मनी के आने का कारण था। इवोल्यूशन ऑफ मनी जो था उसका जो रीजन था, दैट इज द सेम रीजन जो ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि व्हाई मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, या हाउ मनी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, या हाउ मनी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच इंकर्ड ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो आइए सबसे पहली समस्या थी बार्टर सिस्टम में, वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि आप ऐसे समझिए कि सपोज मेरे पास गेहूं है, सपोज मैं ए हूं, मेरे पास बीट है, और एक बंदा बी है। इस
जिसके पास राइस है, ठीक, दो लोग हैं, ए के पास वीट है और बी के पास। अब मैं ए हूं, मेरे पास वीट है लेकिन मुझे राइस की जरूरत है। आज क्या होता है, आज आपके पास गेहूं है या चावल है, कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं, आप पैसा लेके गए और आपको सामान वहां से मिल गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर ए है, ए को वीट की जरूरत है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, ए को पहले तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास राइस हो, पहली चीज। दूसरी चीज, एट द सेम टाइम उसको भी वीट की जरूरत हो, वीट की नीड हो, तब जाके तो ये लेन देन पॉसिबल हो पाता था। और ये सबसे बड़ी समस्या थी। मान लो कि बी के पास राइस है लेकिन उसको वीट की जरूरत ही नहीं है, तो वो अपना राइस क्यों देगा आपको भाई, नहीं देगा ना। लेकिन आज ऐसा है, आज ऐसा नहीं। आज आपके पास पैसा है, आप दुकान पे जाइए, वो ये नहीं पूछेगा आप वीट लेके आए हैं कि राइस लेके आए हैं कि क्या लेके आए हैं। आपको जो चाहिए आप वहां पैसा दीजिए, खरीद के ले जाइए। ना उसको आपसे मतलब है आपके घर में और आपके पास क्या है, ना आपको मतलब है उसके घर में उसके पास क्या है। क्लियर? तो ये पहली समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो मनी के आने से दूर हो गई। दूसरी समस्या क्या थी मनी में, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम के थ्रू पाते थे उनको हम कब तक स्टोर कर सकते थे। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो कि मैंने एक लेन देन किया जिसमें मुझे 150 बैग्स वीट मिले, मुझे 150 बैग्स वीट मिले। अब ये जो वीट है, अब इस वीट को मैं कितना दिन रख सकता हूं, कितना दिन रख सकता हूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, मैक्सिमम 2 साल। और बहुत अगर अच्छी व्यवस्था होगी डेयरी वेरी में और फिर और भी व्यवस्थाएं होती है रखने की, वेयर हाउस अच्छा हुआ तो मान लो 3 साल तक, ठीक है। जीवन भर नहीं रख सकते ना, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आज पैसा आने से क्या पॉसिबल हो गया, सेविंग्स। आज सबका बैंक में अकाउंट है, सब लोग पैसा बचा के रखते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी ने 5000 रुपया मेरे नाम से रखा था, जमा किया था। और जब मैं 30-32 साल का हुआ तो तकरीबन ये अमाउंट 4 लाख रुपए के आसपास हो गया विथ इंटरेस्ट। ये बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था। पहली बात तो इतना लंबे ड्यूरेशन तक आप इस गेहूं को रख नहीं सकते थे, और अगर रख भी देते तो वो जितना था 150 बैग का 150 बैग ही रहता, वो बढ़ता भी नहीं। तो देयर इज द चांसेस ऑफ डैमेज, स्पॉइलेज, देयर इज द चांसेस लॉस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। मनी, आज आपके पास मनी है, आप उसको सेव कर सकते हैं, आप उसको फ्यूचरिस्टिक यूज के लिए सेव करके लंबे समय तक रख सकते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ जो मनी के आने से पॉसिबल हुआ। तीसरी चीज जो थी वो क्या थी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट। ये लैक ऑफ कॉमन यूनिट जो है ये भी एक सबसे बड़ी समस्या थी। लैक ऑफ कॉमन यूनिट में क्या था कि जब हम बार्टर सिस्टम में काम करते थे तो कोई यूनिट नहीं था। जैसे आज क्या है, आज आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये किसमें होता है, या तो रुपए में होता है या तो पैसे में होता है, यही होता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं। अब ऐसा न होने के कारण किसी चीज का सही वैल्यूएशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब जैसे ऐसे समझिए, एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक घोड़ा है, अब इस घोड़े की कॉस्ट जो है वो मैंने 2000 रुपए लगाई। अब मैं इसको मार्केट में बेचने गया तो 3 लोग आए, ए भी आए, बी भी आए और सी भी आए। अब ए लेके आए मीट, बी लेके आए राइस और सी लेके आए क्या, शुगर केन। ठीक। जब हमने वीट में वैल्यूएशन किया इस घोड़े का तो 10 क्विंटल वीट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस हॉर्स। राइस में जब वैल्यूएशन किया तो 12 क्विंटल राइस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस हॉर्स। शुगर केन में किया तो 8 क्विंटल्स ऑफ शुगर केन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस हॉर्स। तो अब आप यहां क्या देख रहे हैं, सब लोग घोड़ा ही खरीदने आए लेकिन तीनों अलग अलग चीज लेके आए। अब अलग अलग चीजों में अलग अलग वैल्यूएशन हुआ। तो अब यहां पे होगा कि 10 क्विंटल भैया
बाद उसकी वैल्यूएशन आ रही थी। यहाँ पे ये बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस सिस्टम, ओके। लेकिन आज मनी के आने से क्या हुआ कि जो वैल्यूएशन था वो एकदम सही है। पैसे में आप चाहे यहाँ पे जैसे गोल्ड आपने देखा ना, गोल्ड की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में होती है, चाहे दुबई में खरीदो, चाहे इंडिया में खरीदो, चाहे अमेरिका में खरीदो, चाहे चाइना में खरीदो, चाहे पाकिस्तान में खरीदो, चाहे कहीं भी खरीदो, जो वैल्यूएशन होगी वो बराबर होगी, क्योंकि हर जगह रुपए और पैसे में ही वैल्यूएशन होता है या उनकी करेंसी में ही होता है। क्लियर? मीन्स मनी के आने से जो लैक ऑफ कॉमन यूनिट की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। नेक्स्ट द लास्ट इज सेकंड लास्ट इज एक और समस्या थी भैया यहाँ, वो थी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कभी कभी क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में कुछ ऐसे सामानों का एक्सचेंज होता था जहां पे डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। सपोज अगर मैं ये एग्जांपल लूं, हॉर्स वाला ये एग्जांपल अगर मैं फिर से लूं, सपोज मेरा घोड़ा है, मैंने घोड़े का दाम लगाया 2000, ठीक है। अब अगर ए आए वीट लेके, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो 6 क्विंटल की वीट है और 6 क्विंटल वीट की वैल्यू मेरे हिसाब से अगर 1000 है, तो क्या मैं घोड़े को काट के दूंगा? पॉसिबल नहीं है। मैं घोड़े को काट तो सकता नहीं है। चलो भाई मेरा घोड़ा 2000 का है, उसके 4 पैर है, तो 2 पैर वाला हिस्सा उसको दे दूं, क्योंकि वो आधा पैसा दे रहा है और आधा मैं अपने रख लेता हूं। इट इज पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो, इट इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन मनी के आने से क्या हुआ? मनी के आने से आज हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेशंस। मनी आर अवेलेबल इन मेनी डिनोमिनेशंस। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 2000 के नोट, 200 के नोट भी अब आ गया भाई। अब आज क्या है, आप अगर गए फुल्की खाने, आप एक फुल्की खाने गए और आपके पास 500 की नोट है और आपने अगर 10 रुपए की फुल्की खाई तो वो आपको 490 रुपए, राइट ना, 490 रुपए वापस कर देगा। वाई? क्योंकि जो आपने 500 का नोट दिया है, इट हैव द एबिलिटी टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मेनी डिनोमिनेशंस एज मच एज पॉसिबल। क्लियर? तो ये भी एक सबसे बड़ी डीमेरिट थी बार्टर सिस्टम की डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, जो यहां पे पॉसिबल हो गई। और लास्ट क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, सॉरी लैक ऑफ ट्रांसफर। लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अच्छा देखते हैं, आजकल आप देखिए लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, तो क्या विदेशों में घूमने जाते हैं तो क्या अपना सारा रुपया पैसा बक्से में बांध के ले जाते हैं? नहीं ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं। आपने पहले पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, इन 70s की पिक्चरें जो थी उसमें क्या होता था कि जब राजा महाराजा कहीं जाते थे तो उनके पीछे वो गधे उधे, खच्चर उच्चर और हाथियां घोड़े उड़े जाते थे और उनके पीठों पे बहुत सारे सामान लदे होते थे जिनको वो लेके जाते थे और जहां जहां उनका रुकने का प्रोग्राम होता था वहां रुकते थे, खाना पीना बनाते थे, खाते पीते थे, चलते जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको अमेरिका जाना है और आपका अकाउंट गोरखपुर के गोलघर ब्रांच के SBI में है, जिसमें आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। आप एक पैंट शर्ट पहनो, फ्लाइट की टिकट लो, पासपोर्ट लो और अमेरिका चले जाओ, वहां पे सारा काम आपका हो जाएगा। आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या ट्रैवलर्स चेक होगा, आप वहां पे सारा पेमेंट कर दो। ये क्या है? ये सिस्टम डेवलप हुआ, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मींस ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, PP, परचेजिंग पावर। ये पॉसिबल हुआ मनी के अंदर। आज क्या है, आज आप दुनिया के किसी भी, आप देखेंगे लोगों ने स्विस बैंक में पैसा रखा है, लेकिन आज यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। आपका पैसा गांव में है, आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल, और यू से दैट द शिफ्टिंग और द मूवमेंट ऑफ परचेजिंग पावर इज नॉट पॉसिबल अंडर द बार्टर सिस्टम, बट व्हेन मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस it is possible. Now it is possible. Everybody is having a debit card or a credit card or a traveler's check in his pocket, and you go anywhere throughout the world and just use its money which is saved in the bank by any ways, और जो भी सामान खरीदना चाहे खरीद सकते हैं।
So student, these all points shows that कि money, how money is overcome the demerits of the barter system. किस तरह मनी के आने से बार्टर सिस्टम्स की डीमेरिट्स जो थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई. तो आप कह सकते हैं कि जो मनी के आने का कारण था वही बार्टर सिस्टम के जाने का कारण था, या जो बार्टर सिस्टम के जाने का कारण था वही मनी के आने का कारण था. क्लियर टू ऑल? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ. अब हम यहां पे बात करेंगे मनी के टाइप्स या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. जब हम मनी को क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो मनी को बेसिकली चार तरह के मनी में क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फिएट मनी. फिएट मनी, फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी आप इसको और भी नामों से जान सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी. ठीक है. फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी आर दोज मनी विच कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. आप जानते हैं कि हमारे देश का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इट कैन बी रन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री विच इज कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जो भी पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापा जाता है, दे आर कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी. दे आर कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी which can be generally accepted by all the people in the economy, and that is called fiat money. All currency notes are called fiat money, and it can be issued by on the basis of minimum reserve system. Clear to all? So this is called fiat money. दूसरा है fiduciary money. Fiduciary money. अभी हमने करेंसी नोट्स की तो बात कर ली कि भाई चलो वो तो मनी है, आरबीआई ने छाप के दे दिया. हम चेक का यूज करते हैं, हम बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोमिसरी नोट का इस्तेमाल करते हैं पैसे की तरह. अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे उधार कोई सामान खरीदा और मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और कहा कि 3 महीने बाद इसको जाके आप बैंक से डिस्काउंट इसको आप ड्रॉ कर लेना, आपको पैसा मिल जाएगा, डिस्काउंट करा लेना, आपको पैसा मिल जाएगा. तो वो भी तो पैसा ही हुआ एक तरीके से. तो ऐसा पैसा जो म्यूचुअल ट्रस्ट, वहां पे एक वर्ड यूज होता है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर जब हम किसी चीज को पैसे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी. इट इंक्लूड चेक. अब से चेक दे दिया भाई, मान लीजिए मैंने आपसे सामान खरीदा और मैंने आपको चेक दे दिया भाई. अब चेक किसके ऊपर आधारित है? ट्रस्ट के ऊपर आधारित है. पता चला मैंने आपको चेक दे दिया और चेक में पैसा ही नहीं है, खाते में पैसा नहीं, तो चेक तो बाउंस हो गया. तो यहां पे बात आती है म्यूचुअल ट्रस्ट की. जब हम किसी चीज को म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पे मनी का रूप दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी. तीसरा आता है फुल बॉडीड मनी. यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां दो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे. कोई भी पैसा हो, सपोज मैं एक उदाहरण देता हूं. सपोज ये 500 का एक नोट, 500 का एक नोट है, उस पे प्रिंट वैल्यू 500 है ना. तो 500 के नोट पे ये 500 प्रिंट है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है, या इट इज कॉल्ड एज मनी वैल्यू. क्या कहलाती है? मनी वैल्यू. और इस 500 के नोट को बनाने में जो स्याही, पेपर, तार और जो भी चीजें लगी हो, सपोज मान लीजिए 500 का एक नोट बनाने में भारत सरकार का 10 रुपए लगता है. तो 10 रुपए दैट इज कॉल्ड कमोडिटी. दैट इज कॉल्ड कमोडिटी वैल्यू. तो जहां पे मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर हो जाए, व्हेन मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, दैट मनी इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी. लाइक कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं, दे आर कॉल्ड फुल बॉडीड money. There are different types of full bodied money, representative full bodied money, token full bodied money, etc. Then credit money.
क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसका मनी वैल्यू ग्रेटर होता है उसके कमोडिटी वैल्यू से, जिसका मनी वैल्यू अधिक होता है उसकी कमोडिटी वैल्यू से। अगर 500 का नोट है तो 500 की मनी वैल्यू तो 500 हुई ना, लेकिन कमोडिटी वैल्यू इसकी कितनी हुई? 10 रुपए हुई। तो मनी वैल्यू 500 है, कमोडिटी वैल्यू 10 रुपए है। तो ऐसा पैसा जिसकी मनी वैल्यू उसके कमोडिटी वैल्यू से अधिक होती है, उस पैसे को हम क्या नाम देते हैं? क्रेडिट मनी। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि व्हाई लोन्स आर ऑलवेज ऑफर्ड इन क्रेडिट मनी। ठीक है ना, व्हाई लोन्स आर और इसको और करके था, व्हाई लोन्स आर नॉट ऑफर्ड इन कॉइन्स, व्हाई लोन्स आर नॉट ऑफर्ड इन कॉइन्स। तो आपको आश्चर्य होगा, कई बच्चों ने ये लिखा था ना कि कॉइन्स बड़ा भारी होता है, मान लीजिए 1 करोड़ का लोन ले लिया तो कॉइन्स मिलेगा तो उठो के ले जाएगा बोरे में। तो कई बच्चों ने लिखा कि इट इज नॉट इजी टू कैरी, इट इज वेरी बल्की एंड ऑल दैट, लेकिन इसका आंसर ये नहीं था। अभी मैंने आपको बताया कि कॉइन्स क्या है? कॉइन्स आर फुल बॉडीड मनी, देयर मनी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू देयर कमोडिटी वैल्यू। तो जाहिर सी बात है भाई, जब मनी वैल्यू कमोडिटी के वैल्यू के बराबर है तो उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन मैंने सिक्के में ले लिया, सपोज 10 किलो सिक्का होगा 1 लाख रुपए के लोन में। अब मेरे पास पैसा नहीं रहा तो मैं क्या किया, मेरे पास छड़ पड़ा हुआ था 50 किलो, मैं सरकार को लिया के दे दूंगा, कहूंगा कि भाई चलो भाई ऐसा है कि तुमने तो भाई 10 किलो सिक्का बनाने में आपका मान लो 15 किलो छड़ लगा होगा या लोहा लगा होगा, मैं तो आपको 50 किलो लोहा दे रहा हूं, मेरा लोन माफ कर दो। ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या हुआ कि लोन्स जो होते हैं हमेशा क्रेडिट मनी में, लोन्स हमेशा करेंसी नोट में दिए जाते हैं, क्योंकि करेंसी नोट किस तरह की मनी होती है? इट इज अ क्रेडिट मनी। क्यों? क्योंकि उसका मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से अधिक होता है। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। So student, that is all about the concept of the barter system, evolution of money and the different types of money. I hope you understand the concept. Go through this video lecture again and again. Prefer you go through your books. Okay? Be healthy, be safe. Thank you.